नमस्कार सभी को। नया जो तरीका हम लोगों ने शुरू किया है उसी के संदर्भ में आगे बढ़ते हुए प्रतिदिन हम लोग सिलेबस के एक टॉपिक को कवर अप करेंगे। उस टॉपिक के साथ 11 बजे उसके रिगार्डिंग रिलेशन आंसर क्वेश्चंस अपलोड किए जाएंगे और शाम को 5 बजे उन क्वेश्चंस के आंसर अपलोड किए जाएंगे। यह प्रक्रम मैंने इसलिए अपनाया है ताकि आपकी विषय के ऊपर बहुत गंभीर पकड़ हो जाए। एक ही सब्जेक्ट को जब 3 बार हम लोग अलग तरीके से पढ़ेंगे, पहली बार जब हमने उसको एलाबोरेट किया, समझा, दूसरी बार जब उसके प्रश्नों को हमने टटोला और तीसरी बार जब उन प्रश्नों के उत्तर को हम देखेंगे, तो मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि इस तरह के प्रश्न जीवन में आप कभी नहीं भूल पाएंगे और ये टॉपिक आपके जीवन में सदैव के लिए छप जाएंगे। तो देखिए, जो प्रश्न हमने सुबह आज अपलोड किए थे उन्हीं के आंसर की मैं जल्दी जल्दी से आपको बता देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। जहां समझाने की आवश्यकता होगी वहां समझाते हुए चलेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न जो हमने अपलोड किया था वह पहला प्रश्न था, एनाटॉमी शब्द की उत्पत्ति किससे मानी जाती है। मैं आपको पहले ही लेक्चर में बता चुका हूं कि यह ग्रीक भाषा का एनाटॉम शब्द था। तो इसका सही उत्तर क्या है? एनाटॉम। आपको यह याद रखना है। बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे, बहुत से लोगों ने सोचा होगा कि ग्रीक भाषा, देखिए वो भाषा है, ग्रीक भाषा है, लैटिन शब्दावली है, लेकिन उसका शब्द कौन सा था? एनाटॉम। तो यहां प्रश्न क्या कह रहा है? किस शब्द से उत्पत्ति मानी जाती है? शब्द एनाटॉम है। ग्रीक एक भाषा है, लैटिन शब्दावली है, लेकिन मूल शब्द कौन सा था? एनाटॉम, जो मैं आपको बता चुका हूं, जिसका मतलब होता है अंग्रेजी में डिस और हिंदी के अंदर विच्छेद करना। दूसरे प्रश्न के ऊपर हम लोग जल्दी से आ जाते हैं। यह थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था कि गैर और मानव प्रजाति के लिए संरचनात्मक विज्ञान में कौन सी टर्म आती है। तो देखिए, मैं इसको स्पष्ट कर दूं, मैंने आपको लेक्चर में बताया है, जूटोमी। एनाटॉमी जो होती है, इसमें से लिथोटॉमी कोई शब्द नहीं होता है। ह्यूमन एनाटॉमी मानव के लिए प्रयोग की जाती है, तो यह तो मानव एनाटॉमी कहलाती है। मैमल एनाटॉमी जो होती है वह एक तरह से जूलॉजी के लिए प्रयोग में लाई जाती है, लेकिन मैमल एनाटॉमी कोई शब्द होता नहीं है। वास्तविक शब्द कौन सा है? जूटोमी, जिसके अंदर जंतुओं, जू का मतलब जंतु, जंतुओं की एनाटॉमी जूटोमी। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं जल्दी से। गर्भ में शरीर की संरचना हेतु एनाटॉमी को किस विज्ञान से सहसंबद्ध किया जाता है? और सभी लोग जानते हैं कि इसका उत्तर थोड़ा सा टिपिकल वाला हो सकता है। देखिए, उक्त में से कोई नहीं तो होता ही नहीं है। सोनोग्राफी जो है वह एक मशीन का नाम होता है, वह एक क्लिनिकल पद्धति का नाम होता है जिसमें हम गर्भस्थ शिशु की जांच करते हैं। एंजियोलॉजी जो होता है वो हृदय के अध्ययन से संबंधित होता है। जब भी हम लोग हृदयघात की बात करते हैं, रक्तोपचार की बात करते हैं, तो एंजियोलॉजी हृदय के लिए काम में लाई जाती है। एम्ब्रियोलॉजी को भ्रूण विज्ञान कहा जाता है और भ्रूण विज्ञान गर्भ में शिशु की वृद्धि, विकास, समस्त गतिविधियों से संबंधित होता है। अपने आप में एक विशेष विज्ञान होता है जिसमें गर्भस्थ शिशु की एनाटॉमी, उसकी फिजियोलॉजी, उसकी बायोकेमिस्ट्री, सबका अध्ययन किया जाता है। क्योंकि गर्भ में मनुष्य का जीवन जो है वह प्री मतलब जन्म आने से पहले का पीरियड कहलाता है, इसलिए यह अपने आप में एक विशेष विज्ञान बन जाता है, एम्ब्रियोलॉजी। अगला प्रश्न, किसमें दो अलग प्रजाति के प्राणियों की संरचना का अध्ययन एक साथ किया जाता है? तो देखिए, 4 विज्ञान के नाम दिए हैं, मैंने एनाटॉमी के अंदर आप इसको पहले पढ़ाया था। इसका सही उत्तर है कंपैरेटिव बायोलॉजी। जब हम लोग दो प्राणियों की तुलना करते हैं कि हमारे डायनासोर हमसे इतने ज़्यादा विशाल क्यों थे, हम डायनासोर के मुकाबले विशाल क्यों नहीं है, तो ये तुलना की जा रही है। मेरे अग्रपाद या मैमल मतलब प्राणी के, बकरी के अग्रपाद, इनमें अंदर क्या अंतर है, या मैं बात करूं कि उसके स्केलेटन में और मेरे स्केलेटन में क्या अंतर है, यह तुलनात्मक जीव विज्ञान के अंदर आता है। लेकिन यहां बात की जा रही है अलग अलग प्रजाति के दो प्राणियों की संरचना का अध्ययन जब एक साथ हम करते हैं, रिलेशन जोड़ते हैं कि मेरे पैर और बकरी के पैर, तो यह तुलना हो गई, इसे तुलनात्मक जीव विज्ञान कहा जाता है। अगला उत्तर प्रश्न आता है, उपकला ऊतक का संरचनात्मक अध्ययन एनाटॉमी की किस ब्रांच के अंदर किया जाता है? जहां तक मैं समझता हूं आप लोग इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज हुए होंगे मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक में, क्योंकि जब हमने माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी आपको पढ़ाया था तो हमने बताया था कि ऐसी चीजें जो सुपरफिशियल नहीं होती है, जो डीप में होती है, उनका माइक्रोस्कोप से अध्ययन किया जाता है। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं, इसका उत्तर होगा ए और बे दोनों, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। अब आप लोग उत्तर अंतर पूछेंगे कि ऐसा क्यों, तो इसका कारण मैं बता देता हूं कि उपकला ऊतक शरीर के अंदर भी होते हैं, लेकिन ये जो आप मेरे शरीर पर ये बाल देख पा रहे हैं, ये भी रोमल उपकला ऊतक है। ये उपकला त्वचा के ऊपर उपत्वचीय ऊतक कहलाते हैं, उपकला ऊतक है। उपकला का मतलब होता है एक
कला के ऊपर कला, मतलब एक स्तर के ऊपर दूसरा स्तर। तो ये मुझे दिख रहे हैं, इसलिए माइक्रोस्कोपिक में नहीं, मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में आएंगे। और अंदर जो जैसे सीलिया हैं, जैसे म्यूकस के अंदर है, वो सब किसके अंदर आएंगे? माइक्रोस्कोपिक में। तो इसका सही उत्तर है ए और ब दोनों के अंदर। दूसरा अगला प्रश्न हम लोग पढ़ लेते हैं, मृत शरीर क्या कहलाता है? तो देखिए यहां थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। रिगर मोर्टिस, रिगर मोर्टिस क्या होती है? मरने के बाद हमारा शरीर एकदम घंटे 2 घंटे के बाद बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, हाथ पैर मुड़ नहीं पाते हैं। वो इसलिए कि हमारी बॉडी के अंदर 8000 से ज़्यादा प्रोटीन पाए जाते हैं। ये प्रोटीन क्या करते हैं? जैसे ही हमारा शरीर जब तक जीवित है, ये लोग द्रव अवस्था के अंदर रहते हैं, ब्लड के साथ इधर उधर मूवमेंट करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग मरते हैं तो यह प्रोटीन जमना शुरू हो जाता है और शरीर बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। इसलिए मरने के बाद बॉडी के हाथ पैर कोई हिला डुला नहीं सकता कुछ घंटे बाद। तो इसे रिगर मोर्टिस कहा जाता है। कैथेटर, जब मैं बात करूं योग के अंदर नेति एक क्रिया आती है। उस नेति क्रिया के अंदर हम लोग क्या करते हैं? 2 तरह की सूत्र नेति होती है, सूत्र नेति और जल नेति। सूत्र नेति धागे से जब हम करते हैं, आजकल धागा प्रयोग में नहीं लेते हैं, रबड़ की एक नली का प्रयोग लेते हैं जिसके ऊपर हम लोग मोम लगाते हैं, उसे कैथेटर कहा जाता है। और इसका सही उत्तर है कैडवर। मृत शरीर को कैडवर कहा जाता है और कैडवर एनाटॉमी पोस्टमार्टम को कहा जाता है कैडवर एनाटॉमी, मतलब मृत शरीर का चीरफाड़ या विच्छेदन करना। अगला प्रश्न, सुपरफिशियल एनाटॉमी में अध्ययन क्षेत्र है। तो देखिए यह थोड़ा सा टिपिकल प्रश्न है, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं, सुपरफिशियल एनाटॉमी में अध्ययन क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो देखिए फीमर हड्डी का निर्माण। अब अगर फीमर हड्डी के निर्माण को छोड़कर फीमर हड्डी की आकृति आती तो मैं महसूस कर सकता हूं कि मेरी जांग के अंदर फीमर हड्डी कितनी लंबी है, घुटने का जोड़ कहाँ है, कूल्हे का जोड़ कहाँ है। तो फीमर हड्डी की आकृति आती तो वह सुपरफिशियल एनाटॉमी में आता। लेकिन इसने कहा है निर्माण। अब निर्माण तो भैया हम लोग माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी से ही पता लगा सकते हैं कि किस तरह से ऑस्टियोसाइट्स कोशिकाएं जो होती है वो ऑस्टियोब्लास्ट कर मतलब हड्डी का निर्माण करती हैं। भ्रूण की आकृति जो यह अपने आप में एम्ब्रियोलॉजी के अंदर आ गया है, सुपरफिशियल एनाटॉमी में नहीं है। गालों की आकृति, तो सुपरफिशियल एनाटॉमी क्या कहता है कि जिसको हम नग्न आंखों से छूकर देख सके, महसूस कर सके। तो देखिए गालों की आकृति को मैं छूकर महसूस कर पा रहा हूं, ऊपर से ही नग्न आंखों से देख पा रहा हूं। तो इसका सही उत्तर है सुपरफिशियल एनाटॉमी का गालों की आकृति, क्योंकि सुपरफिशियल एनाटॉमी में हम लोग नग्न आंखों से किसी चीज को देख सकते हैं, छूकर उसकी संरचना का पता लगा सकते हैं। अगले प्रश्न, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में अध्ययन हेतु किन उपकरणों का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है? तो देखिए सेंसेबल, अकाउस्टिक, ऑप्टिक। तो देखिए आपको यह पहले स्पष्ट कर लेना है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, जिसमें माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़े। माइक्रोस्कोप किस लिए काम में आता है? माइक्रोस्कोप देखने के काम में आता है। और देखने संबंधी मेडिकल विज्ञान के अंदर टर्मिनोलॉजी क्या है? ऑप्टिक। आप जब देखिए चश्मे वगैरह की दुकान पर जाते हैं तो वहां क्या लिखा होता है? ऑप्टिक सेंटर। अकाउस्टिक का मतलब क्या है? अगर डॉक्टर स्टेथोस्कोप को यूज करता है, कानों में लगाता है, तो वह सुनने का काम करता है, यह अकाउस्टिक कहलाता है। सेंसेशनल क्या है? अगर मैं हमारे शरीर के अंदर जैसे सर्जरी कर रहा हूं तो सर्जरी करने से पहले मुझे एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, तो शरीर की संवेदनशीलता को खत्म करना पड़ेगा, वह सेंसेशनल आएगा। तो सर्जरी की बात होती तो सेंसेबल उपकरणों की बात होती, अगर स्टेथोस्कोप की बात होती तो अकाउस्टिक आता। लेकिन इसने बात करी है देखने वाले उपकरण। देखने वाले उपकरण किसके अंदर आते हैं? ऑप्टिक के अंदर। तो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में सर्वाधिक जो है ऑप्टिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। किस उपकरण में चुंबकीय अनुनाद का प्रयोग होता है? तो देखिए स्पष्ट कीजिएगा, एक्सरे। एक्सरे के अंदर तो सीधा सीधा सा एक्सरे किरणें होती है। ऑप्टिक सोनोग्राफी, सोनोग्राफी के अंदर अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। और एक शब्द आता है एमआरआई, जिसकी फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस मतलब चुंबकीय अनुनाद किरणों के द्वारा ये चुंबकीय अनुनाद किरणें शरीर के अंदर डाली जाती है और फिर उनकी इमेज जो है उस छवि स्क्रीन के ऊपर आती है। आजकल जब हम लोग लिगामेंट्स वगैरह का इलाज कराते हैं तो एमआरआई कराई जाती है। एमआरआई के अंदर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मतलब चुंबकीय अनुनाद किरणों के द्वारा तस्वीर जो है अंदर की तस्वीर बाहर आ जाती है और फिर ऑपरेट करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, मानव प्रजाति क्या है? तो देखिए मैमल्स, बिल्कुल मानव प्रजाति मैमल्स, हम लोग मैमल्स के अंदर है। द्विपादी, बिल्कुल हमारे 2 पैर है, लेकिन ये बात कर रहा है हमारी जाति की, हमारी प्रजाति की। तो मानव प्रजाति जैसा आप सभी जानते हैं होमोसेपियंस, हमारी ह्यूमन प्रजाति को क्या कहा जाता है? होमोसेपियंस कहा जाता है। तो मित्रों अगर प्रयास पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में बेशकीमती जरूर दें ताकि मुझे क्या चेंजेस करने हैं। साथ ही अपनी फेसबुक वॉल के ऊपर इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि अधिकतम लोगों तक ये पहुंचे और मैं आपके लिए इसी तरह से एंटायर शारीरिक शिक्षा के कोर्स को स्टेप बाय स्टेप पद्धति से
कंप्लीट कराता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं। आपका भरत सिंह गुर्जर।